सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड होगा स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो वाई शी डिड इट, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। आई डोंट नो वाई शी डिड इट, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। तो कह रही है कि मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो वाई शी डिड इट, मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो क्या सोच रहा है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन कैन स्पेक्यूलेट ऑन व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट। नो वन कैन स्पेक्यूलेट ऑन वॉट ही इज थिंकिंग अबाउट, यानी वो क्या सोच रहा है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। नो वन कैन स्पेक्यूलेट ऑन वॉट ही इज थिंकिंग अबाउट। इसका लास्ट एग्जाम्पल होगा भविष्य के बारे में अनुमान लगाना हमेशा कठिन होता है। तो यहाँ पर भी अनुमान लगाने की बात चल रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स ऑलवेज हार्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट द फ्यूचर। इट्स ऑलवेज हार्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट द फ्यूचर, यानी भविष्य के बारे में अनुमान लगाना हमेशा कठिन होता है। इट्स ऑलवेज हार्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट द फ्यूचर। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम अच्छे समझ सकते हैं कि स्पेक्यूलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्टम्पलेट। कॉन्टम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं 1 साल के लिए विदेश जाने पर विचार कर रही हूँ। तो ये विदेश जाना चाहती है, किसी से कह रही है कि मैं 1 साल के लिए विदेश जाने पर विचार कर रही हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कॉन्टम्पलेटिंग गोइंग अब्रॉड फॉर अ ईयर। आई एम कॉन्टम्पलेटिंग गोइंग अब्रॉड फॉर अ ईयर, यानी मैं 1 साल के लिए विदेश जाने पर विचार कर रही हूँ। आई एम कॉन्टम्पलेटिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड फॉर अ ईयर। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इससे बता रहा है कि वो इस गर्मी में यूरोप जाने पर विचार कर रही है। तो किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि शी इज कॉन्टम्पलेटिंग विजिटिंग यूरोप दिस समर। शी इज कॉन्टम्पलेटिंग विजिटिंग यूरोप दिस समर। तो कॉन्टम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, इसलिए यहाँ पर ही बोल रहा है कि शी इज कॉन्टम्पलेटिंग विजिटिंग यूरोप दिस समर, यानी वो इस गर्मी में यूरोप जाने का विचार कर रही है। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा टोपल। टोपल का मतलब होता है गिरना या गिरा देना। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है गृह युद्ध सरकार को गिरा सकता है। तो यहाँ पर सरकार के गिरने की बात चल रही है। कह रहा है कि गृह युद्ध, यानी कि देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ, से लेकर कह रहा है कि गृह युद्ध सरकार को गिरा सकता है। तो गृह युद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं सिविल वॉर। तो इसकी इंग्लिश होगी अ सिविल वॉर माइट टोपल द गवर्नमेंट। अ सिविल वॉर माइट टोपल द गवर्नमेंट, यानी कि गृह युद्ध सरकार को गिरा सकता है। आगे कह रहा है कि ये घोटाला निश्चित तौर पर सरकार को गिरा देगा, यानी कोई घोटाला हुआ है उसके बारे में कह रहा है कि दिस स्कैंडल विल टोपल द गवर्नमेंट फॉर श्योर। दिस स्कैंडल विल टोपल द गवर्नमेंट फॉर श्योर, यानी ये घोटाला निश्चित तौर पर सरकार को गिरा सकता है। दिस स्कैंडल विल टोपल द गवर्नमेंट फॉर श्योर। गिरने के लिए भी हम टोपल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है वो इमारत गिरने वाली है। तो सामने कोई बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, तो उसे देख के कह रहा है कि दैट बिल्डिंग इज गोइंग टू टोपल डाउन। दैट बिल्डिंग इज गोइंग टू टोपल डाउन, यानी वो बिल्डिंग गिरने जा रही है, गिरने वाली है। दैट बिल्डिंग इज गोइंग टू टोपल डाउन। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है खंडन करना, खारिज करना। इस तरीके से समझो कि कोई बात कही गई है, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, उस इल्ज़ाम को, उस बात को झूठा ठहराना, यानी उसे ना मानना। उसे इसका मतलब है उसे हमने खारिज कर दिया, उसे खंडन कर दिया। तो इसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं रेप्यूडिएट। तो इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रही है उसने गैरकानूनी गतिविधियों के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। तो मतलब किसी पर आरोप लगाए गए थे गैरकानूनी गतिविधियों के, लेकिन उसने उन्हें मानने से इनकार कर दिया, मतलब उन्हें खारिज कर दिया। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही रेप्यूडिएटेड ऑल एक्यूजेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी। ही रेप्यूडिएटेड ऑल एक्यूजेशंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी उसने गैरकानूनी गतिविधियों के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग हिंदी में देखें तो बहुत हार्ड होती है, समझ में नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसकी बहुत ही आसान भाषा में इसका मतलब समझाऊंगा कि क्या है। उसको समझने से पहले आप इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पर इससे बता रहा है किसी लड़की के बारे में, कह रहा है कि भरोसा करो उसके अंदर ड्राइंग के प्रति पैदाइशी टैलेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है पैदाइशी टैलेंट। तो जब भी किसी के अंदर कोई पैदाइशी स्किल होती है, कोई एबिलिटी होती है, कोई टैलेंट होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं
एप्टीट्यूड। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर पैदाइशी टैलेंट होता है डांसिंग को लेकर, किसी के अंदर होता है ड्राइंग को लेकर, किसी के अंदर पेंटिंग को लेकर, मतलब वे कुदरती अच्छे होते हैं उस चीज़ में। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है ट्रस्ट मी, यानी मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी शी हैज़ अ रिमार्केबल एप्टीट्यूड फॉर ड्राइंग, यानी उसके अंदर जो है ड्राइंग के प्रति एक पैदाइशी टैलेंट है। ट्रस्ट मी शी हैज़ अ रिमार्केबल एप्टीट्यूड फॉर ड्राइंग, भरोसा करो उसके अंदर ड्राइंग के प्रति पैदाइशी टैलेंट है। इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि उसमें स्पोर्ट के प्रति कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, यानी किसी लड़के के बारे में कह रही है कि वो किसी भी स्पोर्ट में अच्छा नहीं है, यानी कि उसके पास कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है स्पोर्ट को लेकर। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट, ही हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट, यानी उसमें स्पोर्ट के प्रति कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। यहाँ पर ये बता रही है कि दैट स्टूडेंट हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, तो कोई बच्चा है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि दैट स्टूडेंट, यानी वो विद्यार्थी हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, यानी उस विद्यार्थी में जो है मैथमेटिक्स को लेकर, गणित को लेकर एक पैदाइशी टैलेंट है, यानी कि वो पैदाइशी अच्छा है मैथमेटिक्स में, उसमें एक एबिलिटी है, एक गुण है पैदाइशी। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है एप्टीट्यूड का। तो मैं होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मैंने पहले भी कई बार समझाया, इसका मतलब होता है शिकायत। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है उनकी मेरे खिलाफ ये क्या शिकायत है, तो पूछ रहा है कि व्हाट्स दिस ग्रीवेंस दे हैव अगेंस्ट मी, व्हाट्स दिस ग्रीवेंस दे हैव अगेंस्ट मी, यानी उनके मेरे खिलाफ ये क्या शिकायत है। आगे कह रहा है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो बस बताइए क्या है। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि इफ़ यू हैव एनी ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़, इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़, यानी अगर आपको कोई शिकायत है तो बताइए क्या है। इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव हमने पिछली वीडियो में बताया था, जब कोई इंसान बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के यूं ही कोई एक्शन लेता है, कोई काम करता है, उसके लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं इम्पल्सिव का। तो यहाँ पर ये कह रही है वो एक अच्छा लड़का है लेकिन थोड़ा बहुत पागल और इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव है मतलब वो बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के काम करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अ गुड गाय, वो अच्छा लड़का है बट अ लिटिल टू क्रेजी एंड इम्पल्सिव, लेकिन थोड़ा पागल और इम्पल्सिव है। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स इंसेसेंट। इंसेसेंट मैं आपको पिछली 3 वीडियो से बताता आ रहा हूँ, इसका मतलब होता है लगातार। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसे बहुत ईजिली समझ पाएँ। जब ये बार बार रिपीट होगा तो आप इजीली इसे याद भी कर पाओगे और इसका मतलब भी समझ जाओगे। इसीलिए यहाँ पर ये कह रही है कि खिड़की के बाहर कारों और बसों का लगातार शोर है, लगातार। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इंसेसेंट। तो इसकी इंग्लिश होगी आउटसाइड द विंडो इज़ द इंसेसेंट नॉइज ऑफ कार्स एंड बसेज। आउटसाइड द विंडो इज़ द इंसेसेंट नॉइज ऑफ कार्स एंड बसेज, यानी खिड़की के बाहर कारों और बसों का लगातार शोर है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जितने भी वर्ड्स देखे हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, एडवांस लेवल के हैं वे, लेकिन उनका पता होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो इसीलिए आपके अगर वे याद नहीं हुए तो फिक्र मत करना, क्योंकि यही वर्ड मैं आगे भी हर वीडियो में यूज़ करता रहूँगा नए नए एग्जाम्पल के साथ। तो जब ये बार बार यूज़ होंगे तो आपके लिए बोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये वर्ड जितने भी यूज़ हुए हैं ये आगे भी होते रहेंगे, बस आपको रेगुलर वीडियो देखती रहनी है। तो अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।